हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज हमारा चर्चा का मुद्दा है परिसीमन पर दक्षिणी और उत्तरी राज्य आमने सामने। ये आर्टिकल द प्रिंट में प्रकाशित लेख डिलिमिटेशन इज द लास्ट थिंग इंडिया नीड्स नाउ, इट विल वाइडन द नॉर्थ साउथ डिवाइड के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। देश में नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है और देश को नई संसद से कई नई उम्मीदें भी बन गई हैं। लेकिन इस नई संसद ने उम्मीदों के साथ साथ कई विवादों और मुश्किलों को भी जन्म दिया है। लेकिन हम आज जिस विवाद की चर्चा करने वाले हैं वो उस विवाद से अलग है जो विपक्ष के सरकार पर कुछ मनमानी के आरोपों से उपजा था। असल में मौजूदा वक्त में लोकसभा के लिए 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, तो वहीं राज्यसभा में 245 सीटों पर। लेकिन नए संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2026 में पहले से ही तय परिसीमन को अंजाम दिया जा सकता है और अब निचले सदन यानी लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो इसी मुद्दे को लेकर दक्षिण और उत्तर भारतीय राज्यों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। चूंकि आबादी परिसीमन का आधार है, इसलिए दक्षिणी राज्यों को डर है कि परिसीमन के चलते हिंदी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें कम बढ़ेंगी और उन्हें जनसंख्या नियंत्रण की कीमत चुकानी होगी, जबकि उन्हें जनसंख्या पर नियंत्रण करने का फायदा मिलना चाहिए। इसी के चलते हाल ही में तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव ने आगामी परिसीमन पर यही चिंता जताई। उनके मुताबिक अगर केवल आबादी को आधार मानकर परिसीमन को अंजाम दिया गया तो घनी आबादी वाले केवल 2 राज्य यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे 5 राज्यों पर भारी पड़ेंगे। और यही वजह है कि परिसीमन को लेकर तमाम तरह के सवाल और आशंकाएं अभी से जाहिर की जा रही हैं। एक तरफ आबादी बढ़ने के चलते लोकसभा में सीटें बढ़ाना जरूरी है ताकि हर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुचारू रूप से हो सके। तो वहीं दक्षिणी राज्य को फिक्र है कि वहां आबादी कम होने के चलते केंद्रीय राजनीति में उनकी भूमिका हिंदी बेल्ट के बरक्स कम हो जाएगी। तो आज के आर्टिकल में हम इन्हीं बिंदुओं पर विचार करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि साल 2026 को परिसीमन के लिए निर्धारित करने के पीछे आखिर कारण क्या है। गौरतलब है कि अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। पहला परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत 1952 में गठित हुआ था, जबकि दूसरा परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत 1963 में और तीसरा परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत 1973 में गठित हुआ था। इसी तरह चौथे आयोग का गठन 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। दरअसल हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता रहा है, लेकिन 1973 के परिसीमन आयोग के बाद 2002 में ही इस आयोग का गठन हो सका। 1976 तक प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों को पूरे देश में वितरित किया गया ताकि हर सीट से समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो। लेकिन इमरजेंसी के दौरान सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए 2001 तक प्रत्येक राज्य की कुल संसदीय और विधानसभा सीटों की तब्दीली पर रोक लगा दी। फिर 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 2026 तक रोक लगा दी गई। दूसरे शब्दों में कहें तो 1976-77 के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक जस की तस बनी रहेगी। गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में जो सीटों की संख्या है वो 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई है और उस वक्त देश की आबादी केवल 55 करोड़ थी। लेकिन इसे अब 40 साल से अधिक का वक्त हो चुका है और उस वक्त के मुकाबले अब आबादी 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए परिसीमन पर लगी रोक को हटाने की उम्मीद और आशंका दोनों बढ़ गई है। दरअसल लोकसभा और विधानसभा में सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में तय करने की अवधारणा पर आधारित है। लिहाजा
इसके लिए देश और राज्य की आबादी का खासा ख्याल रखा जाता है। प्रावधान है कि किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या इतनी हो कि इस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान हो। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रावधान का मतलब ये कतई नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण में बहुत कम रुचि रखने वाले राज्यों को संसद में अवांछित रूप से ज्यादा सीटें मिलती जाएंगी। इन्हीं आशंकाओं के चलते 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन कर परिसीमन को वर्ष 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल ऐसा करने के पीछे वजह थी कि तत्कालीन समय में परिवार नियोजन में व्यापक विसंगतियां देखी गई थी और परिवार नियोजन लागू कर प्रजनन दर को नीचे लाने के लिए उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों को समय दिया गया था। इस प्रतिबंध के बावजूद कुछ ऐसे मौके आए जब किसी राज्य को आवंटित संसद और विधानसभा सीटों की संख्या में पुनः परिवर्तन किया गया। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो 1986 के अधिनियम के तहत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा हासिल हुआ। 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधानसभा का निर्माण और फिर वर्ष 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। तब इन राज्यों के लिए नई विधानसभा की व्यवस्था की गई थी। दूसरी ओर परिसीमन पर लगी रोक 2001 की जनगणना के बाद हट जानी चाहिए थी, जैसा कि 1976 में तय किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इसके पीछे तर्क था कि 2026 तक पूरे देश में एक समान जनसंख्या वृद्धि हासिल कर ली जाएगी और तब आबादी को आधार मानकर परिसीमन किया जाएगा। अब सवाल है कि क्या सभी राज्यों ने एक समान जनसंख्या वृद्धि हासिल कर ली है? तो असल में परिसीमन को लेकर एक बड़ा विवाद राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर भी है। अनुच्छेद 81(2)(a) के मुताबिक प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन कुछ इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान हो। इस अनुच्छेद के खंड 3 में जनसंख्या शब्द से तात्पर्य ऐसी पूर्व जनगणना से है जिसके संबंध में आंकड़े जारी किए जा चुके हैं। सीटों की संख्या नहीं बढ़ाने के फैसले के पीछे जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों को प्रभावित नहीं होने देना और राज्यों के प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन कायम रखना था। लेकिन 2011 के बाद देश में जनगणना नहीं हुई है। दूसरी तरफ जिस तरह 2021 में राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर थी, उससे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए 2031 की जनगणना का इंतजार करना होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 12.1% है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6%, यानी हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में वृद्धि करीब 9.5% कम है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्य चिंतित क्यों हैं? तो मौजूदा सीट बंटवारे को देखें तो दक्षिणी राज्य लाभ की स्थिति में हैं। 5 दक्षिणी राज्यों यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की संयुक्त जनसंख्या देश में 21% की हिस्सेदारी रखती है। लेकिन इन राज्यों को 129 यानी करीब 24% लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं। जबकि वहीं हिंदी बेल्ट की सबसे अधिक आबादी वाले 2 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, जिनकी संयुक्त आबादी देश की जनसंख्या की करीब 25% है, उन राज्यों को 120 यानी 22% लोकसभा सीटें ही आवंटित हैं। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि सीटों का यह आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। तब देश की आबादी करीब 55 करोड़ थी, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत की आबादी करीब 140 करोड़ है और ऐसा अनुमान है कि परिसीमन के बाद 5 दक्षिणी राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 184 हो जाएंगी और 8 हिंदी भाषी प्रदेशों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली की सीटें 216 से बढ़कर कुल 398 हो जाएंगी। मतलब ये कि दक्षिणी राज्यों की सीटों में 42%, जबकि हिंदी बेल्ट के राज्यों की सीटों में 84% की वृद्धि होगी और यही दक्षिणी राज्यों की चिंता है। वहीं बीते दशकों में हिंदी भाषी राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित किया है। तो ऐसे में उत्तर भारत के राज्यों में हो रही बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि दक्षिणी राज्यों के लिए चिंता का विषय है। एक तरफ वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयासरत भी है और दूसरी तरफ उन्हें केंद्रीय राजनीति में नुकसान भी उठाना पड़े, यही इन राज्यों की बड़ी चिंता है। अब ऐसे में सवाल है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है?
तो इस पूरी चर्चा से ये तो तय हो गया कि अगर परिसीमन का आधार केवल जनसंख्या को रखा गया तो जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे, लोकसभा में उनकी सीटों की संख्या कम हो जाएगी और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी। जबकि सभी सरकारों ने हमेशा ही जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण करने की अपील की है, तो ऐसे में अगर किसी राज्य ने सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग दिया है तो उसे इसका इनाम मिलना चाहिए, ना कि किसी भी रूप में कोई नुकसान पहुंचे। यहाँ बड़ी समस्या है कि जिस जनसंख्या वृद्धि दर के एक समान होने की उम्मीद में परिसीमन को टाला गया, उसे अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है और राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में ठीक ठाक अंतर देखने को मिल रहा है। इसलिए आगामी परिसीमन में जनसंख्या के आंकड़े के साथ साथ दूसरे मानदंडों को भी ध्यान में रखना होगा। सरकार चाहे तो सोच विचार कर कोई रास्ता तलाश कर सकती है। इसमें 2 मानदंडों पर विचार किया जा सकता है, जिनमें कुछ जनसंख्या भी हो और कुछ दूसरी चीजों को भी नजर में रखा जाए। राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण का भी लाभ मिले और अगर कोई राज्य की मेहनत से उसकी जीडीपी दूसरों से बेहतर है तो उसे भी मानदंड के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसी तरह और भी कई तरह के मानदंड शामिल किए जा सकते हैं ताकि किसी भी राज्य को प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान नहीं उठाना पड़े। तो चलिए नोट करते हैं अब आज का सवाल। लोकसभा के आगामी परिसीमन पर दक्षिण भारतीय राज्यों की क्या चिंताएं हैं? इस संदर्भ में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? वर्णन करें। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।